Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 12 biology, chapter 7 evolution. आज की वीडियो का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जिनका नाम मेंडल है, उन्होंने इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में बताया था. इनहेरिटेबल फैक्टर्स जो बाद में जाके पता चला कि बेसिकली जीन्स है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं बेसिकली. तो ये जो इनहेरिटेबल फैक्टर्स हैं जिनका बाद में नाम पड़ा जीन्स, बेसिकली ये क्या करते हैं कि किसी भी फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं. कोई फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी चीज का तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन थे? ये इनहेरिटेबल फैक्टर्स जिनका नाम था जीन्स. डार्विन ने इस चीज को इग्नोर किया था, उनकी इन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने इग्नोर किया था. 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ह्यूगो डी व्राइस, और उन्होंने बेसिकली अपने काम के बेसिस पे उन्होंने काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया था. तो इस काम के थ्रू उन्हें पता चला था कि म्यूटेशन, बेसिकली उन्हें आइडिया लगा था म्यूटेशंस का. और ये म्यूटेशंस होते क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस एकदम से आ जाता है पॉपुलेशन में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन. तो बेसिकली सडन हेरिटेबल चेंज इज नोन एज म्यूटेशन. अब ये जो ह्यूगो डी व्राइस थे, उन्होंने ये माना था कि ये म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन कर रहा है, ना कि छोटे छोटे वेरिएशन जो हेरिटेबल हैं. ओके, तो जो कि जिनके बारे में डार्विन ने बात की थी. तो ये सब ये इवोल्यूशन नहीं करते हैं. इवोल्यूशन करने के लिए मेजर कॉज जो है वो है म्यूटेशन. Mutations are random and directionless, while Darwinian variations are small and directional. अब जो mutations हैं वो random होते हैं, ओके, और उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता. लेकिन अगर मैं डार्विनियन वेरिएशन देखूं तो वो छोटे होते हैं और उनका डायरेक्शन होता है. इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, व्हाइल डी व्राइस बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. अब जो डार्विन के लिए जो इवोल्यूशन था वो ग्रेजुअल था एक तरह से, लेकिन जो ह्यूगो डी व्राइस का जो इवोल्यूशन का जो पर्पस म्यूटेशन था वो एक तरह से स्पीसिएशन के थ्रू होता. म्यूटेशन कॉज्ड स्पीसिएशन, म्यूटेशन की वजह से स्पीसिएशन हो रहा था. मतलब स्पीसिएशन मतलब एक नए तरह का प्लांट या एक नए तरह का एनिमल की स्पीशीज फॉर्म हो रही थी, उसे हम कहते हैं स्पीसिएशन. तो इस वजह से उन्होंने इसे कहा था साल्टेशन. ये क्या होता है? एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. In a given population of one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. तो अगर मैं बात करूं जीन की, तो जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं. तो एक गिवन पॉपुलेशन में हम पता कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एलील्स की. ठीक है, तो जीन की जो एलील्स हैं वो कितनी है उन्हें हम निकाल सकते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू. ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स रहती है और जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है. हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशंस. तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसने ये जो प्रिंसिपल है अपना उसे किस तरह से स्टेट किया था? अलजेब्रिक इक्वेशंस यूज करके उन्होंने इसको स्टेट किया था. ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एलील की फ्रीक्वेंसीज है पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती हैं और कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन. मतलब सपोज एक जनरेशन में अगर एलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरी जनरेशन में भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, स्टेबल रहेगी, चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी. द जीन पूल. अब ये जीन पूल क्या होता है? जीन पूल मतलब टोटल जीन्स और उनके एलील्स. एक पॉपुलेशन में अगर मैं टोटल जीन्स को काउंट करूं और टोटल जीन्स की उन एलील्स को काउंट करूं तो उसे हम कहेंगे जीन पूल. तो ये कांस्टेंट रहता है. बेसिकली जीन पूल जो है वो कांस्टेंट रहता है. इसी की वजह से हम इसे कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1. अब सारी की सारी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है अगर आप उनका टोटल करोगे तो आपको बेसिकली किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड पी, क्यू एटसेट्रा. अब मैं एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हम उसे नाम दे सकते हैं पी, क्यू ऐसे. एक डिप्लॉइड में पी और क्यू रिप्रेजेंट करता है कैपिटल
ए एलील की फ्रीक्वेंसी और जो स्मॉल ए एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी को डोनेट करता है। तो जो पी लेटर है वो कैपिटल ए जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे जो क्यू है वो स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। ओके, जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की वो सिंपली क्या है, पी स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है एलील ए की किसके साथ, फ्रीक्वेंसी पी के साथ, वो दोनों क्रोमोसोम्स पे अपीयर होगी, ये प्रोबेबिलिटी डिप्लॉयड इंडिविजुअल के। तो बेसिकली ये है क्या, प्रोबेबिलिटीज की का प्रोडक्ट है, मतलब P इंटू पी विल गिव यू पी स्क्वायर। तो कैपिटल ए पे स्मॉल p है, एक और कैपिटल ए पे स्मॉल p है, तो बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्ट है प्रोबेबिलिटीज का। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू पी, इट विल गिव यू पी स्क्वायर। ऐसे ही स्मॉल ए की हो जाएगी Q स्क्वायर और कैपिटल ए और स्मॉल ए की हो जाएगी 2pq। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आती है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां p स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ए की, 2pq किसकी है, कैपिटल ए स्मॉल ए की, और q स्क्वायर किसकी है, स्मॉल ए की। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था आपको कि जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को आप एडअप करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसलिए इनको ऐड करके यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ये 1 के बराबर होगा। ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जब फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाएगा तो अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ रही है तो इसका मतलब है डिफरेंस या डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करता है कितना इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी आपने मेजर की है, नापी है, और फिर आपको वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज से अलग मिल रही है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस और जो डायरेक्शन है वो ये बताएगा कि इवोल्यूशनरी चेंज किस हद तक हुआ है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टर्बेंस होता है या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस होता है तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, पॉपुलेशन, मैंने एक पॉपुलेशन ली, उसमें जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से होता है, वो उसका मतलब होता है कि इवोल्यूशन रहा होगा। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर्स हैं जिन्होंने हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट किया था। These are जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, ठीक है। एक था जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, इसका एक और नाम है जीन फ्लो, मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स ने क्या किया था, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट किया था। When migration of a section of population to another place in population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. अगर सपोज किसी पॉपुलेशन के सेक्शन में माइग्रेशन हुआ है, वो एक प्लेस से दूसरी जगह माइग्रेट कर गई हैं, तो क्या होगा, जीन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ओरिजिनल में भी जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा और जो नई पॉपुलेशन है उसकी जीन फ्रीक्वेंसीज में भी चेंज देखने को मिलेगा। नई जीन्स या एलील्स जो है वो नई पॉपुलेशन में ऐड होंगी एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। अब वो नई जीन्स, नई एलील्स जो है वो नई पॉपुलेशन में ऐड हो गई और जो पुरानी पॉपुलेशन है उसमें खत्म हो गई। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। तो अगर ये बार बार सी में होता रहेगा तो ये क्या होगा, जीन फ्लो जो है वो एक तरह से जीन माइग्रेशन करेगा अगर ये बार बार सी में होता है तो। If the same change occurs by chance, it is called genetic drift. अगर chance, जैसे by the way, अगर same change होता है, by chance होता है वो, तो उसे हम कहते हैं genetic drift. Sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो allelic frequency में जो change आता है वो इतना अलग होता है नए सैंपल की जो पॉपुलेशन है कि वो एक तरह से डिफरेंट स्पीशीज बन जाती हैं। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स। अब ये जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है वो फाउंडर्स बन जाते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। Natural selection is a process in which high-level variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नेचुरल सिलेक्शन जो फिट है, जो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा चिल्ड्रन फॉर्म करेगा।
A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in changed frequency of genes and alleles in future generation. एक एनालिसिस किया गया था और उससे पता चला था कि अगर वेरिएशन हो रहा है म्यूटेशन के थ्रू या वेरिएशन हो रहा है रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, या फिर जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू, तो क्या होता है उसकी वजह से जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है या एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है फ्यूचर जनरेशन में. नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन. अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है जो डार्विन ने दिया था, तो उससे ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू एक्वायर करते हैं, या फिर डायरेक्शनल चेंज मिल सकता है जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल जो हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू रख रहे हैं, या फिर डिसरप्शन हो रहा है जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल जो है वो पेरिफेरल कैरेक्टर रख रहे हैं, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू रख रहे हैं दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के. तो ये 3 चीजें मिल सकती हैं नेचुरल सिलेक्शन में. नेचुरल सिलेक्शन से स्टेबलाइजेशन हो सकता है जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल्स एक मीन कैरेक्टर वैल्यू रख रहे हैं, डायरेक्शनल चेंज हो रहा है जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल जो है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू रख रहे हैं, या फिर डिसरप्शन हो रहा है जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल जो है वो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दोनों एंड्स पे. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स. पहला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा है डायरेक्शनल और तीसरा है डिसरप्टिव. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई एक्सिस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप लिया गया है. तो फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ पे दिखा रखा है मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स, उन्हें फेवर किया गया है. अब हम देखते हैं स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, डायरेक्शनल में क्या होगा, डिसरप्टिव में क्या होगा. तो स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, जो मीन कैरेक्टर वैल्यू ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू रख रहे होंगे, तो इससे क्या आपको मिलेगा, पीक जो है वो हायर होगी और नैरोअर होगी, पतली होगी. ये है स्टेबलाइजिंग. देन सेकंड है डायरेक्शनल बी पार्ट. तो इसमें आप देख सकते हो पीक जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, इसका मतलब मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा वो कोई और वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं. ये हो गया बी पार्ट डायरेक्शनल. देन थर्ड है आपका डिसरप्टिव, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू रखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दोनों एंड्स पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पीक्स बन रही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के उसमें 2 पीक्स फॉर्म हो रही हैं. तो ये आपका डिसरप्टिव ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ मैन. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.